वेलकम स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने ये देखा था कि यौगिकों के अणु, तत्वों के अणु, ठीक है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे आयन क्या होता है। आयन आपने पहले भी पढ़ा है क्लासेस में कि आयन क्या होता है। धन आयन होते हैं और ऋण आयन होते हैं। दो तरह के आयन होते हैं, ठीक है। धन आयन का मतलब ये होता है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दिया है। जैसे कोई धनी व्यक्ति है वही तो दान करेगा, है ना, जिसके पास पैसा होगा वही तो देगा। तो यानी कि जो धन आयन होते हैं यानी कि उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिया है, अपने ऑर्बिट को, यानी कि जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, या एक तरह से आप कह सकते हो कि नोबल गैस की कंडीशन को पाने के लिए उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे के बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव आयन क्या होता है, जिसको ऋण आयन बोलते हैं। ये इसमें ये होता है कि इन्होंने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो ये ऋणी हो गए हैं, है ना। जो ऋण लेता है, जो कर्ज लेता है, उसको ऋणी बोलते हैं। वैसे ही जो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है वो तत्व क्या बन जाता है, या वो अणु क्या बन जाता है, ऋण आयन। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं, ठीक है। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन या एनायन कहते हैं और धन आवेशित आयन को कैटायन या धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड को लीजिए, ठीक है। हम सोडियम क्लोराइड का उदाहरण लेते हैं। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है कि जब हम इसे किसी उसमें घोलेंगे, जल में घोलेंगे, तो ये अपने आयंस में टूट जाता है। तो जो सोडियम होता है वो धनात्मक होता है, वो धनायन बनाता है, और जो क्लोराइड होता है वो ऋणात्मक होता है, वो ऋणायन बनाता है, ठीक है। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे परमाणुओं का समूह जिस पर आयन होते हैं, उसको भी हम क्या कहेंगे, बहुपरमाणु आयन कहेंगे। कुछ आयनिक यौगिक का यहाँ उदाहरण आपको दिया हुआ है। कौन कौन से आयनिक यौगिक हैं देखिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम सल्फाइड है, सोडियम क्लोराइड है। कैल्शियम ऑक्साइड में क्या है, कैल्शियम और ऑक्साइड है, और द्रव्यमान अनुपात कितना है, 5:2। तो ये ऐसे हैं जो बहुपरमाणुविक आयन में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र क्या है, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है ना। जैसे आप क्या है कि NaCl आप बना रहे हो, है ना, तो NaCl में क्या है, Na+Cl, फिर क्या बन रहा है, NaCl, मतलब ऐसे नहीं बनता है जैसे NaOH+HCl, है ना। पहले आपने पढ़ा है ये पीछे वाले चैप्टर में, NaOH इसके साथ HCl एसिड का वो कराते हैं रिएक्शन, तो NaCl हमें मिल जाता है और H2O निकल जाता है, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र, यही हमारा रासायनिक सूत्र है जो अभी हमने यहाँ लिखा कि एक लवण है और एक क्षार है, एक एसिड है, उसके मिलने से एक लवण बन रहा है और वाटर अलग हो रहा है। तो उसको यहाँ कैसे दिखाया गया है, इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को, उसी को हम बोलते हैं रासायनिक सूत्र। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों और उनकी संयोजन क्षमता ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन क्षमता यानी संयोजन शक्ति क्या होती है, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, ठीक है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में दिखाया जाता है, विचार किया जाता है। जैसे कि आप ये यहाँ ये कह रहे हैं, संयोजकता की बात कर रहे हैं। संयोजकता क्या होती है, जैसे मान लीजिए कार्बन है, ठीक है। कार्बन की संयोजकता होती है 4। कैसे पता चला कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये आपने पढ़ाई है कि कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। अब क्या होता है कि कार्बन की जो ये सेंटर है इसका, जिसको नाभिक बोलते हैं परमाणु का, अब इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। तो ये कैसे 2 और 8 और 18 ऐसे करके इस तरह से संयोजित होते हैं। एक जो ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 हो गए, ठीक। अब उसके बाद 2 से ज़्यादा है तो अगला ऑर्बिट बनाइए। अगले ऑर्बिट में कितने बचे इसके पास, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अगले ऑर्बिट में इसके घूम रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं कार्बन का। अब क्या होगा, यानी कि कार्बन के पास जो बाहर वाले जो हैं यही रिएक्शन करेंगे, जो बाहर घूम रहे हैं यही इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करेंगे। अब क्या है कि कार्बन, इसको हम संयोजकता को कैसे दिखाते हैं,
भुजाओं के रूप में। यही है भुजाएं। भुजाएं कहने का मतलब ये, कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यानी कि आपके पास 4 सीट वैकेंट है। यहीं पर आप किसी से इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के साथ दूसरे इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे या ये उनके पास जाएंगे, यही संयोजकता है। ठीक, अब यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि 4 है और इन्हें 8 होंगे तो ये संतुष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, 4 तो किसी को आप दे नहीं सकते भाई, जो 4 आप दोगे तो 4 ही अगला जो होगा उसकी रिक्वायरमेंट भी 4 ही होगी। तो क्या होता है, साझा कर लिया जाता है ना। 4 ना किसी को दे रहे हैं ना ले रहे हैं, इतनी पावर ना लेने वाले में है ना इतना कैपेसिटी देने वाले में कि वो 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सके, है ना। तो ऐसे, अब जैसे यहाँ मान लीजिए, अब इससे कम ले लीजिए, हाइड्रोजन का ले लीजिए। हाइड्रोजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन में एक ही भुजा खाली है, बाहर का एक ही हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर वाली उसमें रहता है, ऑर्बिट में रहता है। तभी तो H2 बनाता है। आप देखिए कहीं भी हाइड्रोजन का एक बार अणु जहाँ आपको दिखाना होता है वहाँ H2 होता है, यानी कि हाइड्रोजन के बाहर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब मैंने भी आपको बताया कि जो पहली सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। अब ये चूंकि इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इनके पास एक ही सेल है, तो उसमें 2 हो तो संतुष्ट हो जाए। लेकिन एक है तो एक दूसरा हाइड्रोजन वाला ले लेता है, दो लोग 2 हाइड्रोजन मिलके एक अणु बना लेते हैं। इसके पास ये अपना दे देता है तो इसके पास 2 हो गया, इसने अपना दे दिया तो इसके पास 2 हो गया। तो ये संयोजकता है इसकी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम इसको दिखा देंगे। एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। यही इनका कहने का मतलब है कि जो संयोजकता होती है वो भुजाओं द्वारा दिखाई जाती है, वही उसकी कैपेसिटी होती है कि वो कितना रिएक्टिव है। अब यहाँ पर आपको कई सारे आयन का नाम दिया है, उनके संकेत दिए हुए हैं। क्या दिया है, जैसे सोडियम है, सोडियम को Na से दिखाते हैं, प्लस चार्ज होता है। पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, सिल्वर पर +1 चार्ज होता है, कॉपर पर +1 चार्ज होता है। और उसके बाद 2 जिनकी संयोजकता 2 होती है, जैसे मैग्नीशियम है +2, कैल्शियम +2, जिंक +2, आयरन +2, कॉपर +2, एल्यूमिनियम 3, एल्यूमिनियम आयरन इन पे 3 होता है। हाइड्रोजन का +1 है ना, हाइड्रोइड यानी माइनस वाला, यानी ये दे भी देते हैं। ठीक, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले हैं, यानी कि ये ऐसे हैं जिन पर ऋणायन बनता है। ये एक इलेक्ट्रॉन की इनको आवश्यकता होती है, पर इनके पास पावर ज़्यादा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं और ऋणायन बना लेते हैं। अब यहाँ पर आपको उदाहरण दे रहा है बहुपरमाणविक आयन का, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा परमाणु इन्वॉल्व है। ठीक, जैसे कि NH है। NH क्या है, अमोनियम आयन है, प्लस आयन होता है इसके ऊपर। ठीक है, कार्बोनेट है CO3, माइनस इस पे चार्ज है, तो ये भी एक सल्फाइड, सल्फेट, ये सब क्या है, ये बहुपरमाणविक आयन है। अच्छा, मानव की 2 भुजाएं तथा ऑक्टोपस की 8 भुजाएं होती हैं। ऑक्टोपस की एक भुजा मानव की केवल एक भुजा को पकड़ सकती है। यदि एक ऑक्टोपस की को कुछ यहाँ उदाहरण दिया गया है कि जिसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितनी ज्यादा वैकेंसी होगी, उतनी ज्यादा ही वो उसकी क्रियाशीलता होगी, है ना। ऑक्टोपस का एग्जांपल लेके बताया, जैसे कि अब ये है हाइड्रोजन के पास एक ही वैकेंसी है। ठीक है, अब वहीं पे कार्बन है, कार्बन के पास 4 है, तो इसकी संयोजकता ज़्यादा है, इसीलिए कार्बन के बहुत ज़्यादा यौगिक पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यही यहाँ समझाया गया है। और बहुपरमाणविक के बारे में बताया गया है कि कुछ सरल एवं बहुपरमाणविक आयनों की संयोजकता दी गई है। संयोजकता के बारे में हम और अधिक जानकारी अगले अध्याय में प्राप्त करेंगे। अब क्या है, रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। कौन से नियम? आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। ठीक है, जितने आपके आयन हैं और उसी हिसाब से आपके ऊपर आवेश दिखाना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही एक्स्ट्रा है, तो आपको हाइड्रोजन के ऊपर एक ही आवेश दिखाना पड़ेगा, प्लस चार्ज। क्लोरीन के पास 7 है, यानी कि उसको एक की ही जरूरत है, उसने एक ही लिया है, तो आप क्लोरीन के ऊपर एक ही माइनस चार्ज दिखाइए। जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर सल्फाइड CuO इत्यादि। जहां पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर अधातुएं हैं तथा इन्हें दाईं तरफ लिखा जाता है, जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन और कॉपर धातुएं हैं, इन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। ठीक है, आप इसमें क्या देख रहे हो कि जो धनायन है वो पहले लिखा गया है और जो ऋणायन है वो बाद में। आप ऐसे समझ लो, भाई धनी आदमी है तो उसको पहले सीट दी गई और जो गरीब आदमी है उसको बाद में।
सिंपल। वैसे ही जब भी हम कोई यौगिक का प्रतीक लिखते हैं तो उसमें धन आयन आगे लिखा जाता है, ऋण आयन बाद में। और धन आयन हमेशा क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। ये आपने पहले ही चैप्टर में पढ़ रखा है। तो धातुओं को पहले लिखा जाता है और जो ऋण आयन होते हैं उनको उसके बाद में, यानी कि उनकी दाईं तरफ। अब देखो, बहुपरमाणविक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक से बाहर लिखते हैं। जैसे कि MgOH ट्वाइस। अब Mg के ऊपर +2 चार्ज है ना, तो उसको OH का ब्रैकेट करके और यहाँ नीचे 2 लिखती है। यहाँ जो नीचे 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये Mg की आयन के बारे में बता रहा है। यदि बहुपरमाणविक आयन की संख्या 1 हो तो कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे NaOH है, NaOH की +1 चार्ज है, इसलिए यहाँ कोष्ठक नहीं लगाना है। अगर 1 से ज्यादा होता तो कोष्ठक लगा के नीचे लिख देते। सरल यौगिकों के सूत्र। दो भिन्न भिन्न तत्वों को निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। 3.6 में कुछ आयनों की संयोजकताएं दी गई हैं। आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्रों को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरण में जैसे दिखाया गया है। जैसे क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र आपको लिखना है। हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl। अब HCl में क्या है आपको पता है, पहले धातु लिखना है आपको, उसके बाद अधातु। ठीक, इसका मतलब पहले H लिखा जाएगा और फिर उसके बाद क्लोरीन लिखा जाएगा। अब तत्वों के प्रतीक आपने लिख लिए, तत्वों की संयोजकता लिख लीजिए। ठीक, अब दोनों की एक एक है तो HCl सीधा सीधा लिख लिया जाएगा। अगर यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड को देख लीजिए। हाइड्रोजन की तो एक है संयोजकता, लेकिन सल्फाइड की क्या है, 2 है, तो वो यहाँ आ जाएगी। क्यों यहाँ आ जाएगी, क्योंकि सल्फाइड जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन को इसके साथ बॉन्ड करनी है तो 2 हाइड्रोजन को इसके साथ जुड़ना पड़ेगा इसको सेटिस्फाई करने के लिए। इसलिए हाइड्रोजन के पास 2 लिखा जाएगा और सल्फर एक ही सल्फर सफिशिएंट है तो 1 H2S। समझ में आ रहा है। ऐसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो कार्बन की तो 4 है संयोजकता, क्लोराइड की 1 है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि कार्बन के पास 4 की वैकेंसी है। इसका मतलब क्लोरीन की अगर 1 है तो 4 लोग आएंगे तब जाके कार्बन की संयोजकता को पूरा कर पाएंगे। यानी कि C तो 1 ही रहेगा, कार्बन तो 1 ही रहेगा, लेकिन क्लोरीन जो है उसको 4 लगना पड़ेगा तब जाके ये यौगिक आपका बनेगा। और फॉर्मूला क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4। इस तरह से समझ में आपको आ ही रहा होगा। इस तरह से यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। बहुपरमाणविक आयनों वाले यौगिकों को देखिए। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। सोडियम की क्या संयोजकता होती है, 1, और नाइट्रेट की -1, तो NaNO3। सिंपल, जैसे जैसे है ऐसे ही हमने लिख दिया। लेकिन अब क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देख लीजिए, कैल्शियम की 2 होती है +2, हाइड्रोक्साइड में -1। तो अब क्या है, जो कैल्शियम की है वो 2 है, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस अगर -1 सिर्फ एक ही इनका कैपेसिटी है तो 2 इसके परमाणु हमारे इसके साथ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, कैल्शियम के साथ कैल्शियम और ब्रैकेट लगा के OH लिख के यहाँ ट्वाइस लिखेंगे क्योंकि इसकी संयोजकता 2 है, इसमें आवेश 2 बनता है। ओके, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हाँ अभी और सारे उदाहरण आपको यहाँ दिए हुए हैं कि कैसे और बहुपरमाणविक आयन जो होते हैं उनका कैसे फॉर्मूला लिखा जाएगा। अब चलते हैं हम नए टॉपिक की तरफ, आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। आणविक द्रव्यमान जो होता है किसी भी पदार्थ का, वो क्या होता है, जितने भी उसमें परमाणु हैं उनके जितने भी द्रव्यमान हैं उन सबको आप जोड़ देंगे तो उसका आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे वाटर है, H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, तो इसमें क्या है, H2O, तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 परमाणु है। अब दोनों के परमाणु द्रव्यमान आप जोड़ दीजिए तो उसका पूरे का आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। ठीक है, अतः
जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन का, क्योंकि H2O फॉर्मूला क्या है, H2O है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़े हैं, ऑक्सीजन का 1। तो आप क्या करोगे कि हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान है 1 और परमाणु जुड़ा हुआ है 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस ऑक्सीजन का तो 1 ही है तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब इनको पूरा जोड़ने पे क्या आ गया, 18 यूनिट, यानी कि जो हाइड्रोजन का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान होगा वो 18 यूनिट होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के जितने जितने परमाणु इन्वॉल्व हैं उन सब का द्रव्यमान जोड़ के उसका सापेक्ष आणविक द्रव्यमान निकल आएगा। ऐसे ही यहाँ नाइट्रिक एसिड का उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है, ठीक है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया था। तो अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसका इकाई सूत्र क्या है, NaCl। इसके इकाई सूत्र का द्रव्यमान का परिकलन इस प्रकार करते हैं। कैसे? सोडियम है, सोडियम का 1 यूनिट का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, 23। सोडियम का 23 होता है और इसका कितना होता है, क्लोरीन का 35। अब एक दोनों के परमाणु लगे हुए हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 1 और दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा 58.5 यूनिट, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं उदाहरण, यहाँ दिया है कैल्शियम CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान। अब क्या है, कैल्शियम का 1 परमाणु लगा हुआ है और क्लोराइड का 2, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 40 यूनिट, है ना, और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 यूनिट। ये परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान आप उसमें देखोगे सारणी में तो वो आपको ये याद करना पड़ेगा आपको, ये फिक्स होता है, ठीक है। आप ये सोचो कि ये कहाँ से 40 आ गया, ये कहाँ से 35 आ गया, ये जो आपको जो जहाँ से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी ये सब याद करते हो ना कि इसकी इतनी संयोजकता है, इसकी इतनी, वैसे ही ये सब भी फिक्स है। इसका परमाणु द्रव्यमान भी फिक्स है, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, सब चीज़ फिक्स है, वो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। CaCl2 का सूत्र द्रव्यमान आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि कैल्शियम का 1 है परमाणु तो मल्टीप्लाइड 40 × 1 और क्लोरीन के 2 हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 2 और दोनों को जोड़ देंगे तो 40 + 71 = 111 यूनिट, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको एक तरफ एवोगाद्रो नंबर दिया है, ये फिक्स होता है, ठीक है, और ये दिया जाता है, ये आपको बताया गया है कि ये और ये जो आप टेबल में देख रहे हो, यहाँ पर क्या देख रहे हो, कार्बन परमाणुओं का 1 मोल जो है, जो कार्बन परमाणु का 1 मोल है या हाइड्रोजन परमाणु का 1 मोल है या किसी भी कण का 1 मोल है, वो 6.022 × 10⁻23 कार्बन के परमाणु या जो भी परमाणु है वो 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 23, ये नंबर फिक्स है, इसको बोलते हैं एवोगाद्रो नंबर। इससे उसका जो कण है उसके कण की संख्या जो होती है वो उतने ही द्रव्यमान के बराबर होती है, यानी दोनों चीज़ें बराबर है। अब इसको हम आगे समझते हैं अच्छे से। मोल संकल्पना, अब यहाँ आपको एक नई संकल्पना दी है। यहाँ हम हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित होता है। 2H2 + O2 = 2H2O। उपरोक्त अभिक्रिया यह निर्दिष्ट करती है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके 2 अणु निर्मित करते हैं, किसके, जल के, अथवा हाइड्रोजन अणु का 4 यूनिट ऑक्सीजन अणु के 32 यूनिट के साथ संयोग करके 36 यूनिट जल का अणु निर्मित करता है। दोनों बातें एक ही है, ठीक है। अब क्या है, उपरोक्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं, ठीक है ना, या तो आप द्रव्यमान से या संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं। परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्याएं सीधे प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमानों के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। अतः एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई।
किसी स्पीसीज यानी परमाणु, अणु, आयन अथवा कण के एक मोल के मात्राओं की वह संख्या है, एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। जब मोल होता है वो उसका जो ग्राम में जो द्रव्यमान होता है उसके बराबर होता है। तो फिर नई ये बनाने की क्या जरूरत थी? इसलिए क्योंकि हर चीज की यूनिट अलग अलग होती है। पदार्थ के एक मोल में कणों, परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है, ये फिक्स होती है। ठीक है, जिसका मान कितना दिया है 6.022 इंटू 10⁻23, ये फिक्स है, ये एवोगाद्रो नंबर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यह मान प्रायोगिक विधि से निकाला गया है। इसको एवोगाद्रो स्थिरांक या एवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसको n0 से निरूपित करते हैं। इसका नाम इटालियन वैज्ञानिक एमिडियो एवोगाद्रो के सम्मान में रखा गया था। एक मोल किसी भी पदार्थ का बराबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 संख्या में। जैसे एक दर्जन बराबर कितना होता है? 12, या एक ग्रूस बराबर 144। ठीक है, यद्यपि मोल एक संख्या में से संबंधित है, परंतु दर्जन या ग्रूस की तुलना में इसका एक और लाभ है, वो ये कि विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान निश्चित होता है, फिक्स होता है। ठीक, किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान जो ग्राम में है के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई में प्रदान करता है। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान, जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं। एक मोल के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान। हमें उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई को यू से ग्राम में परिवर्तित करना होगा। दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन जब आप द्रव्यमान लिखोगे तो ग्राम लगाओगे और इकाई लिखोगे तो यू लगाओगे। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर क्या होता है? 1 यूनिट। ठीक है, पर हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? 1 यूनिट। अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? जब ग्राम परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे तो ये यू की जगह जी हो जाएगा, लेकिन मान उनका सेम ही होता है। 1 यूनिट हाइड्रोजन के केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं। 1 मोल परमाणु का मतलब क्या हुआ? 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु। ठीक है, यही सब पे लागू होता है। अच्छा, जैसे यहाँ क्या देख रहे हैं, उदाहरण के तौर पे हम पहले ही जल के अणु द्रव्यमान का परिकलन कर चुके हैं, जिसका मान 18 यूनिट होता है। यहाँ से हमें यह प्राप्त होता है कि 18 यूनिट जल में जल का केवल 1 अणु होता है। 18 ग्राम जल में जल के 1 मोल अणु होते हैं। बात एक ही है, वही चीज है। ठीक है, 18 यूनिट और 18 ग्राम। ठीक, अर्थात उसमें 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 जल के अणु होते हैं। ठीक है, 1 मोल में ये संख्या फिक्स है कि कितने अणु होंगे किसी भी पदार्थ में। रसायनज्ञों को अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए परमाणुओं एवं अणुओं की संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्होंने द्रव्यमानों को ग्रामों में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ा। इसको निम्न प्रकार से करते हैं। ठीक है, 1 मोल बराबर 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 बराबर ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान। अतः रसायनज्ञों के परिकलन की इकाई मोल हुई। ठीक, सन 1896 में विल्हेम ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था, जो एक लैटिन शब्द मोल्स से व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है ढेर। किसी पदार्थ को परमाणुओं अथवा अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है। सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई, जो परमाणुओं एवं अणुओं की वृहद संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। अब यहाँ आपको क्वेश्चन दिया है कि कोई भी क्वेश्चन में आप मोल कैसे कैलकुलेट करोगे। 52 ग्राम हीलियम दिया है, द्रव्यमान के मोल प्राप्त कीजिए। अब इसका द्रव्यमान आपको दिया है, क्योंकि जी यहाँ लिखा है द्रव्यमान दिया है 52 ग्राम हीलियम, इसमें कितने मोल होंगे ये आपको प्राप्त करना है। अच्छा, मोलों की संख्या को किसे दिखाते हैं? स्मॉल एन। दिया गया द्रव्यमान जो आपको यहाँ 52 दिया गया है, ये कितना, इसको स्मॉल एम से दिखा रहे हैं हम। मोलर द्रव्यमान को हम कैपिटल एम से दिखाएंगे और दिए गए कणों की संख्या को हम एन से दिखाएंगे। ये दूसरे वाले में आपको कणों की संख्या दी है ना, ये उसकी बात कर रहा है। और कणों के एवोगैड्रो नंबर को n0 से दिखाएंगे, जो आपने पहले यहाँ पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या पूछ रहा है? हीलियम के
द्रव्यमान से मोल प्राप्त करना। अब हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4 यूनिट, है ना। परमाणु द्रव्यमान 4 यूनिट होता है। हीलियम का मोलर द्रव्यमान भी क्या होगा? 4 यूनिट से 4 ग्राम हो जाएगा। अब मोलों की संख्या आपको बताना है। दिया गया द्रव्यमान जो आपको यहाँ दिया गया है बटे मोलर द्रव्यमान कर दीजिए। तो दिया हुआ द्रव्यमान है 52, मोलर है 4, तो यहाँ आ गया 13, यानी कि इसमें कितने 52 ग्राम में कितने मोल होंगे? 13। अब दूसरे में क्या कह रहा है? इतने नंबर हैं हीलियम परमाणुओं की संख्या है, कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। इतने कण हैं, कितने मोल हैं? अब 1 मोल बराबर तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोलों की संख्या होती है। ठीक, तो दिए गए कणों की संख्या यहाँ आप लिख लीजिए। ये इतने कण आपके पास हैं और इसको इससे डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा। डिवाइड करने पे 2 आ गया, यानी कि अगर आपके पास इतने कण हैं इसका मतलब आपके पास 2 मोल हीलियम के हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ आपने मोल संकल्पना भी समझ ली, जिसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।